तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है ना। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। देखिए न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए हैं, ठीक है ना। पहला लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा लॉ क्या है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स। और तीसरा लॉ क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन का ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। 3 लॉज न्यूटन ने दिए हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखिए सबसे पहले हम इसका ओरिजिन जानेंगे, ठीक है ना। न्यूटन ने जो ये तीनों लॉज दिए हैं उसका ओरिजिन क्या है? तो उसका ओरिजिन है गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट ना। गैलीलियो ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, न्यूटन ने उसको बेस बनाकर अपने तीनों लॉज को फॉर्मुलेट किया, ठीक है ना। तो उस गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि गैलीलियो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था ना, मोशन के बारे में गैलीलियो ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना, जिसको बेस बनाकर न्यूटन ने अपने तीनों लॉज को फॉर्मुलेट किया। तो हम सबसे पहले गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन पढ़ने से पहले आप पढ़िए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में, किसको बोलते हैं। देखिए बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना, हम यहां पे लिख रहे हैं बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे। और देखिए हम इधर एक समझा दे रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ये सारे टर्म आप जानेंगे तब जाके न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन क्या था ना, गैलीलियो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था मोशन से रिलेटेड। देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है। सपोज करिए एक ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी सरफेस पे रखा है ऐसे, ठीक है ना। इस पे कई सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदलने की कोशिश करता है, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल कॉज होता है जिसको हम लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। फोर्स वो चीज है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के स्टेट को वो बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। सपोज करिए ये डस्टर मेरे हाथ में रखा है, ठीक है ना, मैंने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है ना, ये मोशन में आया कि नहीं आया? इसके स्टेट को मैं बदलना हूं। जब ये यहां मेरे हाथ पे रखा है तो ये रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये मोशन में आ रहा है, मतलब इसका स्टेट बदल रहा है ना। स्टेट दो तरीके का होता है। देखिए स्टेट 2 हो सकता है, रेस्ट, ठीक है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। ये रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है ना, इसका जो स्टेट है वो रेस्ट है। अब इसको मोशन में लाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इस पर एक एक्सटर्नल कॉज ना, यही फोर्स होता है। क्या होता है? सपोज करिए ये ब्लैक बोर्ड है, इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना, या ये ब्लैक बोर्ड है, इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? कि ये जो मेरा एक्सटर्नल कॉज है वो इतना पावरफुल नहीं है कि इसको मूव करा पाए, क्योंकि इसके पीछे वॉल है, ये दीवार, ठीक है ना। तो फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है इस डायरेक्शन में। देखिए ये जो डस्टर है वो तो मूव कर रहा है क्योंकि इसका मास बहुत कम है, ठीक है ना। ये जो वॉल है, दीवार, ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? मैं कितना भी फोर्स लगाऊं, क्योंकि इसका मास क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हैवियर बॉडी को मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। तो फोर्स ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल भी सकता है या बदलने की वो कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। वो फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल कॉज होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो फोर्स आपने जान लिया क्या होता है। फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है वो या तो बदल सकता है या नहीं भी बदल सकता है ना। वो डिपेंड करता है हमारे फोर्स पर, हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, और वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर। सपोज करिए एक ट्रक खड़ा है और एक साइकिल खड़ी है, ठीक है ना, दोनों पे आप फोर्स लगा रहे हैं, किसको आप मूव कर पाएंगे? जाहिर सी बात है साइकिल को आप गिरा सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं, क्योंकि उसका मास क्या है? कम है, ठीक है ना। लेकिन ट्रक को क्या करेंगे आप? ट्रक पे आप जितना भी फोर्स लगाइए वो चलेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी तुलना में उसका जो मास है वो बहुत हैवी है, ठीक है ना। 2 टर्म होता है। देखिए अभी इसको आगे पढ़ेंगे ये चीज, मास और इनर्शिया, ठीक है ना। जिसके पास ज्यादा मास होता है, मास जिसका, मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, ठीक है ना। जिस ऑब्जेक्ट के पास मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या होता है? देखिए
इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है हर ऑब्जेक्ट के अंदर, जो इस प्रॉपर्टी के कारण ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता है, ठीक है ना। अगर वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो हमेशा चाहेगा कि मैं रुका रहूं, ठीक है ना। और अगर वो मोशन में है तो वो क्या चाहेगा? हमेशा मैं चलता रहूं। उसके स्टेट को बदलने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर वो रुका हुआ है तो उसको चलाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर चल रहा है तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा ना। मतलब उसके स्टेट को बदलने के लिए एक एक्सटर्नल कॉज चाहिए, वो होता है फोर्स, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या बताएं कि जिसके पास मास ज्यादा होता है उसके पास इनर्शिया ज्यादा होती है ना। इसी इनर्शिया के कारण वो ट्रक जो है हिलता नहीं है अपनी जगह से, ठीक है ना, क्योंकि इनर्शिया उसका बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है। और वो बाइसाइकिल जो साइकिल है उसका मास कम है तो इनर्शिया भी क्या है? कम है। हमारे फोर्स लगाने से वो मूव कर जाएगा। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आप स्टेट जान गए, दो तरह का होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। अब देखिए एक और होता है स्टेट ऑफ डायरेक्शन भी, ठीक है ना, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए हम पढ़ रहे हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस फोर्स क्या होता है? मैंने एक फोर्स लगाया इधर से, देखिए F1, ठीक है ना, और एक जस्ट अपोजिट लगाया इधर से फोर्स F2, ठीक है ना। देखिए फोर्स अगर आप पढ़े होंगे, आगे हम पढ़ाएंगे भी, फोर्स को मेजर करते हैं हम न्यूटन में, इसके मैग्नीट्यूड को ना। सपोज करिए मैंने फोर्स लगाया है इधर से 5 न्यूटन, कितना लगाया है? 5 न्यूटन, और इधर से भी फोर्स मैंने कितना लगाया है? 5 न्यूटन। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? ये भी 5 न्यूटन है और ये भी क्या है? 5 न्यूटन है। जैसे देखिए न्यूटन क्या है? फोर्स को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे लेंथ को आप मेजर करते हैं, देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। क्या है? इसके बीच की ये जो दूरी है वो क्या है? 5 मीटर है। ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो लेंथ को जब आप मीजर करते हैं तो मीटर में करते हैं या किलोमीटर में करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? मीटर। लेंथ को मीजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। तो हर एक क्वांटिटी को मीजर करने के लिए एक यूनिट होता है, ठीक है ना। लेंथ को मीजर करने के लिए मीटर है, उसी तरह फोर्स को मीजर करने के लिए न्यूटन होता है। क्या होता है? मैंने कितना न्यूटन का फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इस ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है ना, और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। ये दोनों फोर्स को देखिए F1 और F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए ये 5 न्यूटन, इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। क्या है? इस बॉक्स को ये फोर्स F1 इधर पुश करना चाहता है, देखिए इस डायरेक्शन में, और इसी बॉक्स को F2 इस डायरेक्शन में पुश करना चाहता है। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। देखिए तो ये बताइए ये बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा। एक ही ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल फोर्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। जितने न्यूटन से F1 इसको इधर पुश करना चाहता है, उतने ही न्यूटन के फोर्स से ये जो F2 है उसको इधर पुश करना चाहता है, ठीक है ना। तो दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस केस में इन दोनों फोर्स को हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। समझ में आया आपको? अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। इसका इस ऑब्जेक्ट पर जो है नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स को ही बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? देखिए हम रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट को क्या बोला जाता है? नेट फोर्स। क्या बोला जाता है? नेट फोर्स। इसी को क्या बोला जाता है? इक्वल टू लगा दिए हैं रिजल्टेंट। क्या बोला जाता है? रिजल्टेंट फोर्स। और जो रिजल्टेंट फोर्स है हम उसको F से दिखा रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल F से। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो गया? इस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं ना, F1 और F2, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए फोर्स एक वेक्टर होता है ना। अगर आप स्केलर और वेक्टर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, स्केलर जो होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे देखिए ये डिस्टेंस हम लिखे थे ना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर है। इसका डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, ये डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में कि साउथ में? डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर है। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, मेरा मास है 40 किलोग्राम, सपोज करिए 50 किलोग्राम, कितना है? तो ये मैग्नीट्यूड है। 50 किलोग्राम क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसके साथ मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मास है 50 किलोग्राम ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। डायरेक्शन नहीं बताते हैं ना। तो जो मास होता है, क्या चीज? ये जो मास होता है वो स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर। कहने का ये मतलब है स्केलर के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जरा देखिए इस फोर्स को,
इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, इसका डायरेक्शन किधर है, मान सपोज करिए ये ईस्ट है, क्या है ये ईस्ट है, तो ईस्ट में है कि नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को जरा देखिए, इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, लेकिन इसका डायरेक्शन कितना है, किधर है, समझिए ये वेस्ट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। जो जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को माइनस लेंगे एक को प्लस लेंगे, ठीक है ना। दो वेक्टर जब देखिए ये एक वेक्टर है ना, यहां पे समझा रहे हैं आपको, ये हो गया F1 एक फोर्स है और ये हो गया F2 ये भी एक फोर्स है। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, एरो हम इधर की तरफ बनाए, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को आप पॉजिटिव ले सकते हैं या दोनों को निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। दोनों का जो साइन है वो सेम लेंगे ना, दोनों पॉजिटिव में होंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन सपोज करिए अब यही देखिए डायरेक्शन इसका इधर है और इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, माइनस, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए F1 को अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो F2 को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, या आप ऐसे लिख सकते हैं F1 प्लस F2, दोनों का रिजल्टेंट, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है F, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमेशा रिजल्टेंट निकालते हैं तो कैसे करते हैं, सपोज करिए इस पे 1 2 3 5 फोर्स लगते हैं, ठीक है ना, 5 फोर्स, तो पांचों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाता है, ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लगता है सबको जोड़ देते हैं, क्या निकल जाता है, रिजल्टेंट, या क्या निकल जाता है, नेट फोर्स। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, सबको ऐड कर देंगे, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब बताइए F1 कितना है, 5 न्यूटन, और F2 कितना है, इसको माइनस लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, हम अभी बताए हैं। एक को आप पॉजिटिव लेंगे 5 न्यूटन तो दूसरे को निगेटिव लेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये इधर है और ये इधर है, तो इसको क्या ले लेंगे आप, ये हो गया 5 न्यूटन मतलब 5 और ये हो गया -5 न्यूटन, देख रहे हैं ना, ये 5 है तो ये -5 है, दोनों 5 में 5 गया 0, रिजल्टेंट इसका क्या आ गया, 0, क्या आ गया। मतलब अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, ठीक है ना, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बैलेंस फोर्स। ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा, रुका रहेगा ना। मतलब बैलेंस फोर्स जो होता है वो स्टेट को नहीं बदलता है, बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आता है। एक्सेलरेशन करने का मतलब मोशन का स्टार्ट होना ना, ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब इसमें नेट फोर्स 0 है, मतलब क्या लिख देंगे यहां पर, बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट चेंज, बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स कभी भी, अच्छा इस पे रिजल्टेंट जो लग रहा है वो क्या है, अभी निकाले हैं, इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, F है, क्या है, F है, और वो कितना आया है, अभी 0 आया है। देखिए रिजल्टेंट कितना आया इस पे टोटल फोर्स F लग रहा है, लग तो रहे हैं 2 लेकिन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, F है और वो 0 है, मतलब इस पे 0 फोर्स लग रहा है। देखिए लग रहा है 2 फोर्स लेकिन रिजल्टेंट क्या है, 0, तो ये मूव करेगा नहीं करेगा। बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बैलेंस फोर्स स्टेट को नहीं बदलता है। और ये भी लिख सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स does not produce any acceleration in the object। बैलेंस फोर्स कोई एक्सेलरेशन नहीं करता है, ठीक है ना। अब जरा उस पर आइए अनबैलेंस फोर्स पे, इसी कंडीशन को यहां पर ले लीजिए। ये एक सरफेस मैंने बना दिया, ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, देखिए इस पर फोर्स मैंने एक लगा दिया F1 = 8 न्यूटन, और इसी के जस्ट अपोजिट एक फोर्स लगा दिया F2 = 5 न्यूटन। देखिए जरा ध्यान से, अब दोनों फोर्स अपोजिट तो हैं, देखिए अपोजिट है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है वो, ठीक है ना। इधर से पावरफुल फोर्स है 8 न्यूटन का, उधर से 5 ही न्यूटन का है। ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है ना, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि
ये 8 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। तो लिखिए रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स, इसी को नेट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट फोर्स, ठीक है ना। जरा निकालिए तो, इसका रिजल्टेंट मैंने F मान लिया, ठीक है ना। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सारे फोर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। F इक्वल टू F1 कितना है? 8, और इसको निगेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 में से 5 गया, 3 न्यूटन। अब बताइए इसका रिजल्टेंट क्या है? 0 है। रिजल्टेंट 0 नहीं है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ये मोशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? और किस डायरेक्शन में करेगा? देखिए इस डायरेक्शन में, कि ये पावरफुल है कि नहीं है? 8 न्यूटन, 5 न्यूटन से पावरफुल है, जाहिर सी बात है। तो 8 में से 5 गया, इस 5 को, तो ये 5 जो है इसके 5 को कैंसिल कर देगा, लेकिन 3 न्यूटन को कैंसिल नहीं कर पाएगा। 3 न्यूटन के फोर्स से ये ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होने लगेगा? इधर होने लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये जो है वो अनबैलेंस फोर्स है। क्या है? ये F जो है वो क्या है? अनबैलेंस फोर्स है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, और अनबैलेंस फोर्स लगाने से ही मोशन होता है। क्या होता है? मोशन होता है, या स्टेट बदलता है, ठीक है ना। ये रुका हुआ है तो चलने लगेगा, मोशन में आ जाएगा। समझ में आया आपको बात? तो लिख लेंगे यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स can change, unbalanced force can change the state of an ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस फोर्स स्टेट को बदल सकता है। देखिए बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यहां पर ये रुका हुआ है तो चलने लगेगा कि नहीं चलने लगेगा? डेफिनेटली अनबैलेंस फोर्स स्टेट को बदलता है, हमेशा ये याद रखिएगा। बैलेंस फोर्स लगाने से, भले से आप इस पे 50 फोर्स लगा दीजिए, अगर सबका रिजल्टेंट 0 हो गया तो इसका स्टेट कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अनबैलेंस फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है ना, वो बैलेंस फोर्स नहीं है, अगर अनबैलेंस कुछ ना कुछ आ रहा है तो इसका स्टेट डेफिनेटली बदल जाएगा। अगर वो रुका हुआ है तो चलने लगेगा, और अगर चल रहा है तो रुक जाएगा। देखिए एक ऑब्जेक्ट मोशन में जब होता है, कोई गाड़ी अगर मोशन में होती है तो ब्रेक लगाने पर वो रुकती है कि नहीं रुकती है? तो ब्रेक क्या है? एक अनबैलेंस फोर्स है। क्या है? अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है ना। उसी अनबैलेंस फोर्स लगाने से इसका स्टेट क्या हो रहा है? बदल जा रहा है, ठीक है ना। वो मोशन में है तो रुक जाती है गाड़ी, ठीक है ना। तो वो ब्रेक जो होता है वो अनबैलेंस फोर्स लगाता है उस गाड़ी पे। अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, अनबैलेंस्ड फोर्स produces acceleration in the object। अब बताइए 3 न्यूटन अनबैलेंस फोर्स आया है कि नहीं आया है? इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? अनबैलेंस फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और अनबैलेंस फोर्स ही स्टेट को बदलता है, ठीक है ना। स्टेट हम बताएं क्या होता है? स्टेट 3 तरह का होता है। देखिए एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है, और एक डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट है ये रुका हुआ है, ठीक है ना, अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो ये चलने लगेगा ना, स्टेट बदल गया। अब सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, वो उसका स्टेट क्या है? मोशन में है। ब्रेक लगाने पर क्या होगा? वो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो जो ब्रेक है वो अनबैलेंस फोर्स है। तीसरा देखिए, एक स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया, स्टेट ऑफ मोशन हो गया, मोशन से रोक रहे हैं उसको। तीसरा स्टेट ऑफ डायरेक्शन, सपोज करिए ये ईस्ट में चल रहा है ऐसे ना, तो कोई गाड़ी है तो ड्राइवर देखते हैं ना, जब स्टीयरिंग घुमाता है तो उस गाड़ी का डायरेक्शन बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है ना। तो वो फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है स्टीयरिंग पे? वो अनबैलेंस फोर्स है। क्या है? अनबैलेंस फोर्स लगाने से उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है ना। तो स्टेट कब बदलता है? सिर्फ अनबैलेंस फोर्स की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। गैलीलियो ने भी इसका यूज किया था, इसीलिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स बता दिए आपको। अब पढ़ेंगे गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आएंगे हम न्यूटन के पहले लॉ पर, ठीक है ना। तो अब आई होप आपने समझ गए होंगे कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स से हमेशा, बैलेंस फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। बैलेंस फोर्स ये ऑब्जेक्ट को स्टेट को नहीं बदलता है, न ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है।
अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आता है ना, मतलब ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा ना, ऑब्जेक्ट के स्टेट को ये चेंज कर सकता है या यही चेंज करता है ऑब्जेक्ट के स्टेट को, और यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से, तो हम गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। ठीक है ना, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन, गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट भी इसको कह सकते हैं ना। गैलीलियो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था या उस क्या ऑब्जर्व किया, देखिए वो एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिए थे, ऐसे देखिए, सपोज करिए ये एक सरफेस है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक यहां पर वो बॉल रख दिए थे, इसको जरा सेम इंक्लाइंड करिए ऐसे, ठीक है ना, वो एक यहां पे बॉल रख दिए थे, ठीक है ना। इस बॉल का जो हाइट है देखिए कितना है, अर्थ सरफेस से इतना हाइट है कि नहीं है इसका, देखिए, ठीक है ना। इसको मूव कराए थे, छोड़ दिए थे यहां से ना, तो जाहिर सी बात है बॉल का मोशन किधर होगा, इधर होगा, और बॉल कहां पर आएगी, यहां तक आएगी, कहां तक आएगी, यहां तक, कितने हाइट तक, बिल्कुल सेम हाइट तक, जिस हाइट से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किए हैं वो दूसरी तरफ भी उतने ही हाइट पर जाएगी ना। पहले इंक्लाइन प्लेन की हाइट देखिए, ऑब्जेक्ट कहां पर है, h हाइट पर, जब इसको छोड़ेंगे तो इसका मोशन किधर होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और वो दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर कितने हाइट तक जाएगी, h हाइट तक, वो एक्सपेरिमेंट वो किए थे, ठीक है ना। अब उन्होंने केस से थोड़ा बदल दिया, देखिए अब क्या किए थे वो, जरा देखिए, अब इस बॉल को फिर से उन्होंने रिलीज किया और हाइट को क्या रखा, वही रखा h, लेकिन दूसरे वाला जो है ये इंक्लाइंड, इसका जो इंक्लिनेशन है थोड़ा सा कम कर दिया था उन्होंने, ये देखिए ये ज्यादा इंक्लाइंड है ना, एंगल पे ज्यादा खड़ा है, इसको उन्होंने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया था, देखिए मैंने फ्लैट कर दिया है, तब इस बॉल को रिलीज किया था उन्होंने। देखिए अब क्या हुआ, अभी ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर तक आया, ठीक है ना, लेकिन इसका जो हाइट था यहां पर सेम था, क्या था, ये h हाइट है तो यहां पे क्या है, h हाइट है, लेकिन एक चीज आप नोट करिए, ये जो डिस्टेंस देखिए दूसरे इतना है कि नहीं है, ये वाला दूसरे वाले इंक्लाइंड प्लेन का डिस्टेंस देखिए ये इतना है, लेकिन यहां से कितना है, जरा ध्यान देखिए दीजिए, ये डिस्टेंस देखिए और ये डिस्टेंस देखिए, ऑब्जर्व करिए दूसरे इंक्लाइंड प्लेन का, ये डिस्टेंस देखिए और ये डिस्टेंस देखिए, ये ज्यादा है कि नहीं है, मतलब दूसरी तरफ वो जो ऑब्जेक्ट है ज्यादा डिस्टेंस जाएगा ना, मतलब कहने का ये मतलब है जिस हाइट से उसको रिलीज किए हैं दूसरी तरफ वो उतने ही हाइट पर जाएगा, ठीक है ना। इस प्लेन को जब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया उन्होंने, तो देखे कि वो ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, और तब तक ट्रेवल कर रहा है जब तक जितने हाइट से उसको रिलीज किए हैं उतने ही हाइट तक वो ना अचीव कर ले, समझ गए आप। दूसरी तरफ वो जब तक उतनी हाइट अचीव नहीं करेगा तब तक वो मोशन करता रहेगा, समझ में आया, ये गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन, जिस हाइट से उसको रिलीज किए हैं दूसरे तरफ वो उतने ही हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। अगर इस इंक्लिनेशन को कम करेंगे, क्या करेंगे, कम करेंगे, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दूसरी तरफ, देखिए ये डिस्टेंस देखिए, ये और ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, क्यों किया है, क्योंकि उसको यहां इस ऊंचाई तक जाना है। अगर सपोज करिए वो अगर यहीं पर रुक जाता, यहीं पर, तो ये जो हाइट देखिए, ये वाला, ये हाइट और ये हाइट, ये बड़ी है ये छोटी है कि नहीं है ना, तो लोग यहां पे नहीं रुकेगा, वो इस हाइट तक जाने के लिए वो और आगे तक जाएगा ना, उसी हाइट को अचीव करेगा। उन्होंने इस इंक्लिनेशन को और कम कर दिया, देखिए हम उसको और कम कर दे रहे हैं। तीसरा केस ये देखिए, तीसरा केस देखिए, ये अब इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करिए यहां से, ठीक है ना, इसकी हाइट कितनी है, h है। अब बताइए
ये ऑब्जेक्ट h हाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जिस हाइट से रिलीज किए हैं पहले साइड से, दूसरे साइड में भी उतनी उसी हाइट तक जाएगा। अब बताइए जरा, ये इस डिस्टेंस को अब देखिए, इससे भी ज्यादा ये है कि नहीं है? ठीक है ना, मतलब इस साइड को जितना कम करते जाएंगे ऑब्जेक्ट जो है उतना दूर जाएगा। सपोज करिए मैं इसको बिल्कुल फ्लैट कर दे रहा हूं, बिल्कुल कम, मतलब इसको बिल्कुल इसके टच में ला दे रहा हूं ग्राउंड के। अब देखिए क्या होगा, ये ग्राउंड है, अब देखिए ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर रहे हैं यहां से। अब बताइए दूसरी तरफ कुछ हाइट उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका मोशन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। किधर होगा? इस बॉल को देखिए क्या, तो देखिए ये उसी हाइट तक अचीव करना चाहेगा ना, जिस हाइट से उसको रिलीज किया उसी हाइट तक जाना चाहेगा, लेकिन उसको इधर कभी हाइट वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब ये मोशन करता रहेगा। ठीक है ना। अब इसके स्टेट को अगर बदलना है, ये मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मोशन करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक उसको ये हाइट ना मिले, लेकिन प्रैक्टिकली ये हाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मोशन करता रहेगा। अब इसको रोकना है तो क्या लगाना पड़ेगा इस पे? गैलीलियो ने कहा था अनबैलेंस फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स ना। इसके स्टेट को बदलना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी हम आपको पहले पढ़ाए हैं कि अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है ना स्टेट को बदलने के लिए। न्यूटन ने इसी सारे कॉन्सेप्ट को अपने लॉज में इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। गैलीलियो ने यही बताया कि अगर इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदलना है, अब इसको रोकना है, तो इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी इसका स्टेट बदलेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, रुका रहेगा ना, उसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में हमेशा रहेगा ना, उसको रोकने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना। ये गैलीलियो ने बताया था। ठीक है ना। न्यूटन ने इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या सपोज चाहेगा कि वो मैं हमेशा क्या हूं? रेस्ट में रहूं ना। उसके स्टेट को बदलने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर वो मोशन में है तो ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा? कि मैं मोशन में रहूं। इस बॉल को जरा देखिए, इस सर्फ ना ये बॉल, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो ये बॉल रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि ये जो सरफेस है इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? एक बॉल को लेके आप एक सरफेस पर फेंकिए, वो बॉल रुक जाती है कुछ दूर जाने के बाद, क्योंकि फ्रिक्शन वर्क करता है ना। ये बॉल और जिस सरफेस पर वो चल रहा है वो बॉल, उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम करता है ना। फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन को क्या करता है? अपोज कर। देखिए इसका मोशन इधर है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, और फ्रिक्शन एक फोर्स है, वो किधर एक्ट करेगा? अपोजिट में। किधर एक्ट करेगा? अपोजिट में ना। बॉल प्रैक्टिकली रुक जाएगी। लेकिन अगर ये सरफेस आइडियल होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये बॉल हमेशा मोशन में रहती ना, जब तक उसको ये हाइट मिल ना जाए। ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ये हाइट मिलेगी नहीं तो वो मोशन में रहेगी, और उस मोशन में है तो उसके स्टेट को बदलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए न्यूटन का लॉ, ये तो हो गया गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। अब न्यूटन का लॉ देखिए, according to Newton's first law of motion, according to Newton's first law of motion, देखिए according to Newton's first law of motion, if a body is in rest, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, एंड if a body is in rest and no unbalanced force acts on it, then it will remain in rest। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो वो हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? जाहिर सी बात है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी ना वो रेस्ट को छोड़ के मोशन में आएगा।
हाँ, तभी ना वो अपने स्टेट को बदलेगा। मतलब अगर कोई रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है ना। नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, ना कोई भी उस पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है ना। दूसरा केस क्या है, इफ ए बॉडी इज इन मोशन, if a body is in motion and no unbalanced force acts on it, no unbalanced force acts on it, then it will remain in मोशन, ठीक है ना। अगर वो मोशन में है और कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो मोशन में ही रहेगा। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखिए, बताया था उन्होंने ना कि उसके स्टेट को बदलने के लिए अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है, ठीक है ना। हम यहां पे कह रहे हैं कि उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो जब नहीं लग रहा है तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। इन्हीं दोनों पॉइंट जो लिखे हैं ना, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। एक और चीज कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन वाला भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए पार्टिकुलर, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन and no unbalanced force acts on it, then the body will remain moving in that particular डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। जब ना, क्योंकि उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे मैं ड्राइवर बताया हूं ना, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ना, किसी डायरेक्शन में वो चलाता है कि नहीं चलाता है, वो उसी डायरेक्शन में गाड़ी तब तक जाती रहेगी जब तक वो अपने हैंडल को या स्टीयरिंग को नहीं घुमाता है, ठीक है ना। स्टीयरिंग को घुमाना क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। जब अनबैलेंस फोर्स लगाएगा तभी तो उसका डायरेक्शन बदलेगा। जब तक वो स्टीयरिंग नहीं घुमाता है तब तक वो गाड़ी उसी डायरेक्शन में जाती है ना। जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, तब तक वो सीधे डायरेक्शन में जाती रहेगी। डायरेक्शन कब बदलेगा, जब अनबैलेंस फोर्स होगा। लेकिन मैंने यहां पे क्या लिखा है कि नो अनबैलेंस फोर्स, उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। इन्हीं तीनों को कंबाइन रूप में क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी तीनों को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने इसको बताया भी था, ठीक है ना। न्यूटन ने अपना पहला लॉ बना दिया, इसको क्या बना दिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन इसका ओरिजिन कौन दिया था इन सब चीजों का, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी ना, वो गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर लिखे ना, ए बॉडी इज इन रेस्ट एंड नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट, ठीक है ना। मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा ना, तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। रेस्ट से वो मोशन में कब आएगा, जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा ना। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरे वाले को देखिए, इफ ए बॉडी इन मोशन एंड नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है ना। अगर वो मोशन में है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो वो मोशन में ही रहेगी। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन ना। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन का इनर्शिया है ना, वो चाह रहा है कि मैं मोशन में ही रहूं। तीसरा केस देखिए, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन में किसी जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या सोचेगा कि मैं उसी डायरेक्शन में रहूं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। इन्हीं तीनों को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। इसका ओरिजिन क्या है, गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। गैलीलियो ने जो ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको उतार लीजिए। ठीक है ना। तो हो गया ये। अब हम
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो हो गया। अब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका प्रैक्टिकल यूज देखने को कहां मिलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। इसको हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे।